मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंटीजन्स के बारे में। जो एंटीजन्स होते हैं वो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटीजन जो होते हैं वो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी में एंटर करने के बाद, होस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद होस्ट बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं। यानी एंटीजन जो होते हैं वो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो होस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद उसके इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं और उसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस करते हैं। यानी एंटीजन की बॉडी में एंट्री के बाद होस्ट बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है। तो एंटीजन जब होस्ट बॉडी में एंटर करेंगे तो ये होस्ट बॉडी के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करेंगे, प्रतिरक्षी क्रिया को प्रेरित करेंगे। इम्यून रेस्पॉन्स इंड्यूस होने के बाद होस्ट बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी। तो एंटीजन वह केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें होस्ट बॉडी को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी पाई जाती है, जो होस्ट बॉडी में एंटर करके उसके इम्यून रेस्पॉन्स को या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं और इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद होस्ट बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। और यह जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के अंदर एंटर करने वाले एंटीजन को डिग्रेड कर देती है। तो ये कहलाएगा इम्यून रेस्पॉन्स। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कैरेक्टर्स ऑफ एंटीजन। यानी एंटीजन कौन कौन से होते हैं, एंटीजन के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं। एंटीजन के इंट्रोडक्शन के बाद में केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन्स। एंटीजन कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या होते हैं जो बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, सेकंड पे आता है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो जो एंटीजन्स होते हैं उनकी केमिकल नेचर थ्री टाइप की हो सकती है। एंटीजन्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स भी हो सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं। यानी कोई भी मॉलिक्यूल जो प्रोटीन नेचर का है वो एंटीजन की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे अगर HIV वायरस के बारे में देखें, HIV वायरस के बाद ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर पाई जाती है। HIV वायरस के बाहर की तरफ उसके आउटर कोट की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है और यह प्रोटीन की लेयर ही होस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद होस्ट बॉडी के इम्यून सिस्टम द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है। यहाँ पे जो प्रोटीन लेयर है वो एंटीजन की तरह बिहेव करती है। तो जो एंटीजन्स होते हैं वो केमिकल नेचर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट या लिपिड मॉलिक्यूल्स। जरूरी नहीं है जो एंटीजन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के ही हो, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मॉलिक्यूल्स भी एंटीजन की तरह बिहेव कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या लिपिड मॉलिक्यूल भी एंटीजन हो सकते हैं। जैसे
ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन पाए जाते हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन पड़ते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड नेचर के होते हैं, वो भी एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए। तो जो आरएनए और डीएनए है वो भी कभी कभी होस्ट बॉडी के अंदर एंटीजन की तरह एक्ट करने लगते हैं, यानी होस्ट बॉडी सेल्फ बॉडी पार्टिकल्स को, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल को या कभी कभी अदर पार्टिकल्स को भी एंटीजन की तरह उन्हें शो करने लगती है। जो हमारी बॉडी है कभी कभी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए उन्हें एंटीजन की तरह, उनके साथ एंटीजन की तरह एक्ट करती है, यानी सेल्फ बॉडी पार्टिकल्स का एंटीजन की तरह एक्ट करना और बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट होना, ये कहलाता है ऑटो इम्यूनिटी। तो कभी कभी डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स भी एंटीजन की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो एंटीजन की जो केमिकल नेचर हो गई वो 3 टाइप की हो गई, यानी नेचर में प्रेजेंट, हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट, हमारे आसपास कोई भी प्रोटीन नेचर का मॉलिक्यूल एंटीजन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड नेचर का मॉलिक्यूल एंटीजन हो सकता है, एंड न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए भी कभी कभी एंटीजन की तरह एक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वायरस है, ये जैसे रिसेंटली आपका चल रहा है कोरोना वायरस, इसकी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो आउटर एनवेलप के आपको दिखाई दे रहा है वो है स्पाइक प्रोटीन। यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर दिखाई दे रहा होगा है मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये अंदर की तरफ है जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखता है वो है न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, इसे एस प्रोटीन, एम प्रोटीन, एन प्रोटीन, और यहां पे ये हो गई एनवेलप प्रोटीन, और अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो जो कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर है उसमें सबसे बाहर की तरफ स्पाइक प्रोटीन, सेस प्रोटीन बोलते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन, एम प्रोटीन, एनवेलप के अंदर जो प्रोटीन है वो एनवेलप प्रोटीन या ई प्रोटीन, और जो न्यूक्लिक जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखती है वो कहलाएगी न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन या एन प्रोटीन, और अंदर की तरफ होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो जो ये वायरस है होस्ट बॉडी में बाइंड होता है इन स्पाइक प्रोटीन की हेल्प से, और होस्ट के इम्यून सिस्टम द्वारा जो ये एनवेलप बाहर की तरफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है इनको रिकॉग्नाइज करके इसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो इस वायरस के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटीजन की तरह एक्ट कर रहे हैं, यानी ह्यूमन का इम्यून सिस्टम जो आउटर में प्रोटीन प्रेजेंट है, स्पाइक प्रोटीन प्रेजेंट है, इनको रिकॉग्नाइज करेगा, यानी जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे एंटीजन की तरह एक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है जो एंटीजन्स होते हैं वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो यहाँ पे प्रोटीन भी हो। जैसे ब्लड ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट लिपिड जो एंटीजन पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। और कभी कभी ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी के डीएनए आरएनए को भी एंटीजन के रूप में रिकॉग्नाइज करने लगता है। तो ये न्यूक्लिक
न्यूक्लिक एसिड भी कभी कभी एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। इस प्रकार से एंटीजन की जो केमिकल नेचर हो गई वो 3 टाइप की हो गई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। एंटीजन की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और केमिकल नेचर के बाद में नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। एंटीजन की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, यानी एंटीजन किस टाइप का होना चाहिए कि वो मोर एंटीजेनिक बिहेव कर सके, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज कोज कर सके। तो प्रॉपर्टीज के अंदर देखते हैं एंटीजन की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर सबसे पहले आता है फॉरेननेस। फॉरेननेस का मतलब आउटर मॉलिक्यूल। फॉरेन का मतलब बाहर से एंटर करने वाला या जो भी आउटर मॉलिक्यूल है। तो एंटीजन जो प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है वो आता है उसकी फॉरेननेस, यानी एंटीजन हमेशा फॉरेन मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। एंटीजन हमेशा आउटर पार्टिकल्स या आउटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। यानी अगर किसी ह्यूमन बॉडी को कोई एंटीजन इन्फेक्ट कर रहा है तो वो हमेशा बाहरी पार्टिकल होगा, आउटर पार्टिकल होगा या फॉरेन पार्टिकल होगा, बाहर से आएगा। ह्यूमन बॉडी के सेल्फ बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी के खुद के शरीर के कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल एंटीजन की तरह एक्ट नहीं करते। तो कहने का मतलब है जो भी एंटीजन होंगे वो हमेशा आउटर पार्टिकल्स होने चाहिए, बाहरी मॉलिक्यूल। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब क्या है, आउटर पार्टिकल्स है, बाहरी मॉलिक्यूल, फॉरेन मॉलिक्यूल्स है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर सकते हैं या ह्यूमन बॉडी में डिजीज कोज कर सकते हैं। तो एंटीजन है वो हमेशा फॉरेन मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो फॉरेननेस तो जितनी ज्यादा फॉरेननेस होगी हमारी बॉडी से, जितना ज्यादा आउटर पार्टिकल होगा, जितना हमारी बॉडी के लिए अननोन होगा, वो पार्टिकल उतना ही इम्यून रेस्पॉन्स ज्यादा शो करेगा। या लेस फॉरेननेस या हमारी खुद की बॉडी के शरीर के कोई भी पार्टिकल मॉलिक्यूल्स इम्यून रेस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर वेट। एंटीजन की तरह अगर कोई मॉलिक्यूल बिहेव करता है तो उसका एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट भी होना चाहिए। उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट के बिना वह एंटीजन इम्यून रेस्पॉन्स नहीं कर सकता है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, कोई भी एंटीजन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर कोई भी मॉलिक्यूल, आउटर मॉलिक्यूल एंटीजन की तरह बिहेव कर रहा है, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, एंटीजन है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए। इससे कम वेट का होगा तो वो एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करेगा। यानी 1000 डाल्टन से लेस मॉलिक्यूलर वेट वाले कोई भी मॉलिक्यूल्स है
वो एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, जो एंटीजन है वो हमेशा फॉरेन मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो जो ह्यूमन बॉडी द्वारा हमारे द्वारा मेडिसिन ली जाती है वो भी क्या होती है, फॉरेन मॉलिक्यूल होती है। जो मेडिसिन ली जाती है वो भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स होती है, लेकिन मेडिसिन कभी भी एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करती। जो मेडिसिन होती है वो कभी भी एंटीजन की तरह एक्ट नहीं करती है, लेकिन वो फॉरेन पार्टिकल्स होती है। इसके अकॉर्डिंग जो भी फॉरेन पार्टिकल वो एंटीजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन हमारे शरीर द्वारा ली जाती है, लेकिन ये एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा 1000 डाल्टन से कम होता है। जो भी मेडिसिन ली जाती है उनका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो हमेशा 1000 डाल्टन से कम होता है। इस कारण मेडिसिन बॉडी में जाने के बाद, शरीर में जाने के बाद किसी भी प्रकार का एंटीजेनिक अपना बिहेव शो नहीं करती है, या ह्यूमन इम्यून सिस्टम को इंड्यूस नहीं करती, या किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करती है। तो इस प्रकार से फॉरेन मॉलिक्यूल होना चाहिए और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी लेस होना चाहिए, या 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो एक अमीनो एसिड होता है, एक जो अमीनो अम्ल होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 110 डाल्टन। एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 110 डाल्टन। तो यानी एक सिंगल अमीनो एसिड कभी भी एंटीजेनिक रेस्पॉन्स शो नहीं करता है। केमिकल नेचर में हमने बात की थी, प्रोटीन जो होते हैं वो एंटीजेंस होते हैं, और जो अमीनो एसिड है वो भी प्रोटीन का पार्ट है, लेकिन एक सिंगल अमीनो एसिड कभी भी एंटीजन की तरह बिहेव शो नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर किसी प्रोटीन को इम्यून रेस्पॉन्स शो करना है तो उसका जो उसकी साइज होता है वो होनी चाहिए 10 अमीनो एसिड। एक प्रोटीन की साइज लगभग होनी चाहिए 10 अमीनो एसिड की। 10 अमीनो एसिड की जब उसकी साइज होगी तो वो 1000 डाल्टन से ऊपर होगा और इम्यून रेस्पॉन्स हम शो कर सकता है। यानी 1000 डाल्टन से कम का कोई भी मॉलिक्यूल इम्यून रेस्पॉन्स शो नहीं करता है। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है डिग्रेडेबल, यानी नष्ट होने योग्य। जो एंटीजन्स होते हैं वो डिग्रेडेबल भी होने चाहिए। अगर कोई एंटीजन, कोई भी मॉलिक्यूल डिग्रेडेबल नहीं होगा तो होस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद होस्ट के इम्यून सिस्टम द्वारा, जो होस्ट के इम्यून सेल्स है या एंटीबॉडीज है उसके द्वारा उसे कभी भी डिग्रेड नहीं किया जा सकेगा। तो जो एंटीजन है उसे डिग्रेडेबल भी होना चाहिए। डिग्रेडेबल होने के कारण ही होस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद होस्ट का इम्यून सिस्टम उसे डिग्रेड कर सकता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल डिग्रेडेबल नहीं है तो वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को भी, होस्ट के इम्यून सिस्टम द्वारा भी डिग्रेड नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट आता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, यानी प्रतिजन निर्धारक। अब एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रतिजन निर्धारक, यानी कोई भी मॉलिक्यूल तब तक एंटीजन की तरह एक्ट नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट नहीं होगा। यानी एंटीजन वही मॉलिक्यूल होता है जिस पर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट होता है, यानी जो उसको एंटीजन की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट प्रेजेंट होगी, वो कहलाएगी, यानी एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट एक स्पेसिफिक साइट जिसके द्वारा वह
एंटीजन से बाइंड हो सकता है, एंटीबॉडी से बाइंड हो सकता है, तो वो साइट कहलाएगी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। यानी कोई भी मॉलिक्यूल एंटीजन की तरह बिहेव तभी शो करेगा जब उस पे एक स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट हो, जिसे एंटीजेनिक डिटरमिनेंट बोलते हैं। और इसी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट से आके एंटीबॉडी इससे बाइंड होती है। यानी एंटीबॉडी अगर एंटीजन से बाइंड होगी तो वो सबसे पहले एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट को रिकॉग्नाइज करेगी। इस प्रकार से अगर किसी मॉलिक्यूल पे जो एंटीजन की तरह बिहेव कर रहा है उस पे एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट भी होगी तो वो होस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद एंटीबॉडी से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो आगे बात करेंगे तो एंटीजन का एंटीजन डिटरमिनेंट साइट होती है, उसे बोलते हैं एपिटोप। यानी एपिटोप वह साइट होती है जो एंटीजन पर प्रेजेंट होती है और जो एंटीबॉडी को एंटीजन से बाइंड होने में हेल्प करती है। तो इस प्रकार से ये चार मेजर प्रॉपर्टी है एंटीजन की। यानी कोई भी एंटीजन तभी एंटीजन की तरह बिहेव करेगा या इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा जब ये चारों प्रॉपर्टी उसके अंदर प्रेजेंट होगी। फॉरेननेस, कोई भी मॉलिक्यूल अगर आउटर पार्टिकल है तभी एंटीजन की तरह बिहेव करेगा। ह्यूमन बॉडी के सेल्फ बॉडी पार्ट कभी भी इम्यून रेस्पॉन्स इंड्यूस नहीं कर सकते। यानी हमारे शरीर में पाए जाने वाले लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए कभी भी एंटीजेनिक बिहेव शो नहीं करते, यानी एंटीजन की तरह एक्ट नहीं करते। लेकिन कुछ कंडीशंस में सेल्फ बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी के सेल्फ बॉडी पार्ट्स, खुद के शरीर के कुछ मॉलिक्यूल्स, बॉडी पार्ट्स नहीं कुछ मॉलिक्यूल्स भी एंटीजन की तरह बिहेव शो करने लगते हैं। यानी हमारा शरीर खुद के जो शरीर के मॉलिक्यूल्स है उन्हीं के लिए अपना इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने लगता है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी कहलाती है ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या हो गई? ऑटो इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी है जिसमें होस्ट बॉडी या ह्यूमन बीइंग के सेल्फ बॉडी मॉलिक्यूल्स, खुद के शरीर के ही कुछ मॉलिक्यूल्स एंटीजन की तरह बिहेव करने लगते हैं और सेल्फ बॉडी को ही, खुद के शरीर को ही एंटीजन के लिए एंटीजेनिक रेस्पॉन्स या इम्यून रेस्पॉन्स के लिए इंड्यूस करते हैं। तो ये कहलाती है ऑटो इम्यूनिटी, यानी खुद के शरीर के मॉलिक्यूल्स के लिए ही इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना। तो एंटीजन्स जो होते हैं वो हमेशा फॉरेन मॉलिक्यूल्स होने चाहिए या आउटर मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेन के साथ साथ ही उनका एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट भी होना चाहिए। यानी जो एंटीजन्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा 1000 डाल्टन से ऊपर होना चाहिए। 1000 डाल्टन से कम मॉलिक्यूल कभी भी एंटीजन की तरह बिहेव शो नहीं करते। डिग्रेडेबल होने चाहिए, नष्ट होने योग्य, बॉडी में एंटर करने के बाद एंटीजन्स को एंटीबॉडीज द्वारा रिकॉग्नाइज करके या इम्यून सेल्स द्वारा रिकॉग्नाइज करके डिग्रेड कर दिया जाना चाहिए। अगर डिग्रेडेबल नहीं होंगे तो वो एंटीजन भी नहीं होंगे या बॉडी के अंदर लगातार इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते रहेंगे। एंटीजन पर हमेशा एक एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। इस साइट से आकर एंटीबॉडी बाइंड होती है और एंटीजन को डिग्रेड करती है और ये साइट कहलाती है एपिटोप। अगर एंटीजन पर एपिटोप प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद एंटीबॉडीज द्वारा डिग्रेड नहीं किया जा सकेगा। इसलिए एंटीजन पर एक एंटीजन डिटरमिनेंट साइट भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यह है प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। इससे पहले देखा था एंटीजन क्या होते हैं, केमिकल नेचर क्या होती है, एंटीजन की प्रॉपर्टी क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। अब एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं तो टाइप्स है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर है कंप्लीट
एंटीजन, सेकंड नंबर है आपका एंडो एंटीजन, थर्ड नंबर है एलो एंटीजन, फोर्थ है जीनो एंटीजन। तो एंटीजन्स चार टाइप के होते हैं, कंप्लीट एंटीजन, एंडो एंटीजन, एलो एंटीजन और जीनो एंटीजन। तो कंप्लीट एंटीजन्स कौन से होंगे? वह है एंटीजन्स जिनमें होस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद कंप्लीट एंटीजन वह एंटीजन जिनमें होस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करने और एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करने की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी पूर्ण प्रतिजन एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन कौन से होंगे? जो होस्ट बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकते हैं और इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करने के बाद जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी उनके साथ रिएक्ट भी कर सकते हैं, यानी इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करने के साथ साथ एंटीबॉडी के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वो कहलाते हैं कंप्लीट एंटीजन। एंडो एंटीजन सेल्फ अल्टर्ड मॉलिक्यूल्स, यानी स्वयं के शरीर के ही परिवर्तित मॉलिक्यूल, कभी कभी ह्यूमन बॉडी के खुद के शरीर के ही कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिस कारण से वह मॉलिक्यूल ही क्या करने लगते हैं? एंटीजन की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो ये कहलाते हैं एंडो एंटीजन। जीनो एंटीजन अब एलो एंटीजन कौन से हो गए? सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट एंटीजन कहलाते हैं एलो एंटीजन। जैसे इसका एग्जांपल है ब्लड ग्रुप एंटीजन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है? अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स में, अलग अलग मनुष्यों के अंदर जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं उनके सब पे अलग अलग एंटीजन्स पाए जाते हैं। तो यानी एक ही स्पीसीज के जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो एंटीजन पाए जाते हैं वो कहलाते हैं एलो एंटीजन। जो ब्लड ग्रुप पे जो एंटीजन पाए जाएंगे वो कहलाएंगे एलो एंटीजन। जीनो एंटीजन डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाने वाले एंटीजन वो कहलाएंगे जीनो एंटीजन। एलो एंटीजन सेम स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले एंटीजन। जीनो एंटीजन डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग जातियों के जो जीव है उनके अंदर पाए जाने वाले एंटीजन कहलाएंगे जीनो एंटीजन। तो यहाँ पे ये टाइप है एंटीजन्स के, चार टाइप होते हैं, कंप्लीट एंटीजन, एंडो एंटीजन, एलो एंटीजन और जीनो एंटीजन। एक बार फिर से देखते हैं कंप्लीट एंटीजन जो होस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करने के साथ ही एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है उनके साथ भी रिएक्ट करते हैं, यानी दोनों काम करते हैं। कंप्लीट एंटीजन इम्यून रेस्पॉन्स इंड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे। एंडो एंटीजन सेल्फ अल्टर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के शरीर के खुद के शरीर के ही
अल्टर्ड मॉलिक्यूल्स, परिवर्तित अणु, मॉलिक्यूल्स एंटीजन की तरह बिहेव शो करने लगते हैं, तो ये कहलाएगा एंडो एंटीजन। नेक्स्ट है एलो एंटीजन, सेम स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट एंटीजन, एक ही स्पीसीज के अलग अलग जीवों में पाए जाने वाले एंटीजन कहलाएंगे एलो एंटीजन। जीनो एंटीजन, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट जो एंटीजन होंगे वो कहलाएंगे जीनो एंटीजन। तो यहाँ पे कुछ मेजर टाइप्स हो गए एंटीजन के, कंप्लीट एंटीजन, एंडो एंटीजन, एलो एंटीजन और जीनो एंटीजन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया एंटीजन के इंट्रोडक्शन के बारे में, केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन के बारे में और टाइप्स ऑफ एंटीजन के बारे में। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा वो लेक्चर है एंटीजन का एक टाइप है हैप्टेंस, उसके बारे में।